बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 12वीं जमात के सबक नंबर 13 के साथ, जिसका उन्वान है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं। मुसन्निफ़ का नाम है इब्ने इंशा और इस सबक पर यह हमारा तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हम दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो 4 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं। आज सफ़ा नंबर 5 से इस सबक का आगाज़ करेंगे। इब्ने इंशा कहते हैं कि जिस काम से हम काबुल गए थे उसका ताल्लुक़ किताबों से था। हमने अपनी एक अफ़गानी दोस्त से कहा कि हमें किसी पब्लिशर से मिलवाई। पब्लिशर यानी किताबें पब्लिश करने वाले। बोले यहाँ कोई पब्लिशर ही नहीं, छोटा मोटा तो होगा, ना छोटा ना मोटा। फिर कुतुब फरोश किताबें कहाँ से लेते हैं, यानी किताबें बेचने वाले कुतुब फरोश। कौन से कुतुब फरोश? हमने कहा बाजार में किताबें बेचने वालों से मतलब है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी बुक स्टॉल होते हैं, काबुल कंधार वगैरह में होंगे ही, जहाँ से मुसाफिर सफ़र में दिल बहलाने के लिए नावल, रिसाले, जंतरी वगैरह खरीदते हैं। तो इब्ने इंशा ने कहा कि कहीं से तो मुसाफिर नावल, रिसाले, जंतरियाँ लेते होंगे। तो जंतरी का जिक्र आ गया। ये जंतरी जो है ये हमने देखा है आज से चंद साल पहले भी रेलवे स्टेशन पर, लारी अड्डे पर, बसों के अंदर ये छोटे छोटे किताबचे होते हैं जो बेचे जाते थे। इनमें जो है इल्म नजूम के हवाले से, बुर्ज के हवाले से, यानी आइंदा हफ्ता, आइंदा दिन कैसा गुजरेगा वगैरह वगैरह। इसके साथ कैलेंडर होता था, कमरी महीने, ईसवी महीने, और इसके साथ साथ कुछ नाते, कुछ नुस्खे और कुछ आयात वगैरह का तस्करा। तो इस तरह की बातें इस छोटे से किताबचे में होती थी जिसको जंतरी कहते हैं। तो उसका भी जिक्र आ गया। हमारे दोस्त ने किसी कदर जिल्लाहट से, गुस्से और चिड़चिड़ाहट से कहा, मियाँ होश की दवा करो, कौन से रेलवे स्टेशन और कैसी रेलवे? तुम्हें मालूम है अफगानिस्तान में रेलवे नाम की कोई चीज नहीं। ये शैतानी चरखा तुम्ही को मुबारक। तब हमें अफगानिस्तान के मुतालिक वो मजमून याद आया जो हमने काबुल जाने से पहले पढ़ा था। लिखा था कि उधर आपने दर्रा खैबर के पार अफगानिस्तान की नई सरजमीन में कदम रखा, उधर एक सदी पीछे पहुंच गए। पब्लिशरों की हद तक तो ठीक है कि अफगानिस्तान में इस नाम की कोई मखलूक नहीं। हुकूमत के महकमे और इदारे सरकारी मतबों में किताबें छापते हैं। मतबों यानी प्रेस कह लें, छापा खाना कह लें। उनकी भी मुकम्मल तादाद पूरे मुल्क में 5 है, यानी सरकारी जो छापा खाने हैं वो भी सिर्फ 5 हैं। प्राइवेट प्रेस कोई नहीं। अव्वल तो इन हालात में कोई शख्स कुछ लिखने का हौसला ही नहीं करता। अगर कोई मिर्ज़ा गालिब या फैज़ अहमद फैज़ पैदा हो भी जाए तो अज़राह कानून यानी कानून के मुताबिक उसे हुकूमत को अर्जी देनी चाहिए, यानी दरखास्त देनी पड़ती है उसको कि बंदे की ये तालीफ़ लतीफ़ ज़ेवर तबा से आरास्ता की जाए। तालीफ़ होती है मुरतबा कोई चीज़ मुरतब करना। तालीफ़ लतीफ़ ऐसी मुरतबा किताब बड़ी नरमो नाजुक हो। ज़ेवर तबा से आरास्ता की जाए का मतलब है कि उसको खूबसूरती के साथ उसको छापा जाए, पब्लिश किया जाए। वो ठोक बजा कर किसी काम में जल्दी नहीं की जाती। देखेंगे कि हाँ कोई मजाका नहीं तो हुक्म मिलेगा कि अच्छा छापे देते हैं। ठोक बजा कर मतलब अच्छी तरह छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है तो फिर हुक्म आता है कि चलो छाप देते हैं। कागज़ किताबत तबात के पैसे लाओ और जब छप जाए तो जहाँ जी चाहे जैसे जी चाहे बेचो। यानी मुसन्निफ़ खुद ही रकम का बंदोबस्त करे, खुद ही इन्वेस्ट करे, खुद ही खर्च करे और खुद ही किताब को भी बेचे। सरकारी छापा खानों की कोई जिम्मेदारी नहीं। मांग का हाल ये है कि कुछ किताबें शायकीन खरीद ले जाते हैं, कुछ बनिया ले जाता है और इसमें किशमिश, चलगोज़े वगैरह डालकर बेचता है। हमारे इन्हीं दोस्तों ने फरमाया कि तुम जो कुछ भी कहो
इस निज़ाम में मसलिहत ये है कि लोग बेहुदा शायरी और रंगीले नावलों वगैरह से महफूज रहते हैं। तो यहाँ उन शायरों पर तंज किया गया है जो बेहुदा शायरी लिखते हैं। रेलवे की कहानी ये मालूम हुई कि शाह अमान उल्लाह खान ने अपने ज़माने में दारुल अमान नाम की ताज़ा बस्ती जो है बसाई थी। ये शाह अमान उल्लाह खान जो हैं ये 1919 में ये अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बने थे, शाह अमान उल्लाह खान, और बड़े रोशन ख़याल थे। तो इन्होंने एक बस्ती बनाई थी, उसका नाम उन्होंने रखा था दारुल अमान। आगे क्या हुआ हम अगला सबक पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो बात करते हैं पब्लिशर्स की और कुतुब फरोश की। तो शायर ने जिस काम से वो गए थे उसका ताल्लुक़ किताबों से था। तो उन्होंने एक अफ़गानी दोस्त से पूछा कि पब्लिशर से मिलवाइए। तो उसने कहा भाई कहाँ रहते हो तुम, कौन से पब्लिशर? यहाँ पब्लिशर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तो कुतुब फरोश तक नहीं है। और हत्ता कि जब उन्होंने ज़िक्र किया कि कहीं से कोई किताबें, कोई जंतरियाँ, कोई नावल रिसाले छप कर बिकते तो होंगे, आखिर रेलवे स्टेशन पर ही सही। तो उसने कहा भाई कौन सी रेलवे स्टेशन, जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा कि ये जो है अंग्रेज़ों की बिद्दत है और इसको शैतानी चरखा तुम्ही को मुबारक हो, इसको शैतानी चरखा समझा जाता है। बहरहाल तो ना वहाँ पे पब्लिशर्स हैं, ना कुतुब फरोश हैं, ना वहाँ पे छापा खाने हैं प्राइवेट, और ना ही वहाँ पर रेलवे है। तो ये देखकर उनको एक मजमून याद आया मुसन्निफ को, जिसको पढ़कर उनको ये अंदाज़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि अगर आप दर्रा हैबर के पार अफगानिस्तान में कदम रखें तो समझ लें कि आप एक सदी पीछे चले गए। यानी इस कदर अफगानिस्तान पसमानदा है और इस कदर वहाँ पे जो लोग हैं पीछे रह गए हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। फिर वो कहते हैं कि पूरे अफगानिस्तान में जो सरकारी प्रेस हैं वो भी सिर्फ 5 हैं, सिर्फ 5, और वो भी बड़े नखरे करते हैं। अगर कोई कहे कि जी मेरी किताब को छाप ही दें, कोई मिर्ज़ा गालिब, कोई फैज़ पैदा हो ही जाए गलती से और कहे कि जी मेरी तहरीर को छाप दें, तो वो अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, और फिर जब तसल्ली कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि अब पैसे लाओ किताबत के, छपवाई के, तबाअत के, कागज़ के, और इसका ख़र्च भी तुम उठाओ, और जब हम इसको छाप लेंगे तो फिर इसको खुद ले जाना और अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इसको बेचना, जिसको मर्ज़ी देना, हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और इस काम के लिए छापने से पहले वो हुकूमत को अर्जी यानी दरखास्त भी देना पड़ती है किताब छपवाने के लिए और फिर कहीं जाकर किताब छापने की इजाज़त दी जाती है। बहरहाल वहाँ पे किताब की मांग बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं है, रेलवे नहीं है, कुतुब फरोश नहीं है। तो ये जो जंगें वहाँ पे होती रही हैं उनकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है बहुत पीछे रह गया है। फिर आखिर में जो है मैं किताबों के हवाले से 2 जो हैं जो हवाला जात हैं वो भी पेश करना चाहूँगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में किताबें नहीं हैं, तो किताबें जो हैं ये इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं, और बकौल हकीम सईद किताबें हमें ना सिर्फ ज़िंदगी की सैर करा सकती हैं बल्कि गुजरी हुई बातें भी बताती हैं। और एक फ़िलासफ़र के मुताबिक दोस्तों की तरह किताबों का इंतखाब भी पूरी इख्तियार और तवज्जो से करना चाहिए और हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। मगर अफसोस के मुसन्निफ़ के बकौल वहाँ किताब नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो शाह अमानुल्लाह खान का ज़िक्र आया था कि उन्होंने वहाँ पे एक बस्ती बनाई थी और रेलवे लाइन भी वहाँ तक बिछाई थी। ठीक है, वहाँ तक रेलवे लाइन, बल्कि रेलवे लाइन ना कहिए, ट्राली लाइन बिछाई थी। ये किसने बिछाई थी जी? शाह अमानुल्लाह खान, जो एक रोशन ख़याल हुक्मरान था, जो 1919 में हुक्मरान बना था अफ़गानिस्तान का। तो बच्चा सक्का ने उनका तख्त
ان का ताजो तख्त छीना तो पूछा ये क्या चीज़ है। चुनाचे फरंगियों की बिदअत करार देकर उखाड़ फेंका। ये नीचे ज़रा देखिए लिखा है, ये कौन? अफगानिस्तान का एक हुक्मरान जो माशकी का बेटा था और डाकू बन गया था, जिसने शाह अमान उल्लाह खान से हुकूमत छीन ली थी। तो इसने जी हुकूमत छीन ली थी, डाकू बन गया था। ये सक्का का लफ्जी मतलब माशकी या पानी पिलाने वाला होता है। गालिबन इसका जो दुरुस्त नाम है हबीबुल्लाह खान है, जिसको बच्चा सक्का कहा गया है। तो इस हबीबुल्लाह ने, जो कि एक माशकी का बेटा था, इसने शाह अमानुल्लाह खान से वो हुक्मरानी छीन ली थी। और इस तरह हुक्मरानी छीनने के बाद उसने वो जो एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया था। और उसने कहा था कि ये एक अंग्रेज़ों की बिदअत है। बिदअत जो होता है इसका मतलब होता है दीन में कोई नई बात पैदा कर लेना। तो कुछ लोग जो ज़्यादा कदामत पसंद होते हैं, जो पुराने ज़माने के होते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा किसी मसलक और दीन में कट्टर होते हैं, तो वो समझते हैं कि अंग्रेज़ की हर लाई हुई चीज़, चाहे वो तरक्की ही क्यों ना हो, उसको वो बिद्दत जो है शुमार करते हैं। और इस तरह उस माशकी के बेटे ने भी, जिसका सही नाम हबीबुल्लाह था, उसने भी उसको बिद्दत करार देके उसको रेलवे लाइन को उखाड़ फेंका। तो वो कहते हैं, मुसन्निफ कहते हैं कि हमने दारुल अमान में उसके उखड़े हुए जंग खुर्दा स्लीपर और 2-3 टूटी फूटी बोगियां आसारे सनादीद के तौर पर एक झोंपड़े के सामने खड़ी पाई, जो एक ज़माने में रेलवे स्टेशन था। आसारे सनादीद, आसारे कदीमा, जंग खुर्दा, जंग लगी हुई, जिनको जंग खा जाए। दरिया काबुल जो शहर के बीचों बीच बहता है, हमारे होटल से कुछ दूर न था। दरिया लफ्ज़ के इस्तेमाल के लिए हम दरियाए सतलुज और सिंध, दरियाए गंगा और जमुना, दरियाए हवांगहू और यंगसी वगैरह से तहे दिल से माजरत हाँ हैं। ये तो है पाकिस्तान के दरिया हैं, और गंगा जमुना ये हिंदुस्तान में है, और हवांगहू और यंगसी ये चाइना के अजीम दरियाओं के नाम हैं। तो दरिया काबुल को दरिया कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुसन्निफ को, क्योंकि वो उसमें पानी नहीं था। तो कहते हैं कि मैं इन बड़े दरियाओं से माजरत ख़्वाह हूँ। कराची वाले दरियाए काबुल की वुसअत का अंदाज़ा करना चाहे तो उस गंदे नाले को देख लें, जो न जाने कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन विमन कॉलेज के पास से गुजरता है। फ़र्क इस नाले और दरियाए काबुल में ये है कि उस नाले का पानी निस्बतन साफ़ है और उसमें इतनी ज़्यादा बू नहीं। पानी की मिकदार भी आजकल तो इसी नाले में ज़्यादा है। हाँ, गर्मियों में सुना है बर्फ़ पिघलती है तो दरिया काबुल की नाताकती कुछ दूर हो जाती है। दीवार पर से नीचे झांके तो दरिया की गरीब नवाजी का नक्शा ये नज़र आता है कि यहाँ एक बुढ़िया कपड़े धो रही है, थोड़ा आगे उसमें बच्चे भी नहा रहे हैं, और आसपास के घर वालों को भी कूड़ा फेंकने में बहुत आराम है। टोकरी उठाई और उस दरिया में झाड़ दी। यही दरिया प्यासों की तशनगी भी रफा कर, यानी उनकी प्यास भी दूर करता है। तो यहाँ से लोग पानी भी पीते हैं, हालांकि वो गंदा है, क्योंकि नए हिस्सा शहर को छोड़कर पुराने शहर में घरों तक पानी के पाइप ले जाने का कोई सिलसिला नहीं। हत्थी वाले और कहीं कहीं दूसरे नलके अलबत्ता हैं, जिनसे मोहल्ले वाले अपनी बारी से मिट्टी के मटके यानी घड़े और जजरें भर लेते हैं, यानी सुराहियाँ भर लेते हैं। इन मटकों की वजह कता के ज़र्फ़ यानी बर्तन हमने या तो अजायब घरों में देखे हैं या रुबाइयात उमर ख़याम की बाद तस्वीरों में सुराही आपने देखी है। उमर ख़याम फ़ारसी का एक मशहूर शायर है, और रुबाई जो है ये एक नज़्म का एक किस्म है। उनसे ज़रा बड़े होते हैं, यानी सुराहियों से ज़रा बड़े होते हैं, लिहाजा इन्हें सुराहा कह लीजिए। तो एक नई इस्तिलाह, यानी बड़े साइज़ की सुराही हो तो उसको सुराहा कह सकते हैं। एक तरफ को पकड़ने के लिए दस्ता भी लगा दीजिए। बेशक अब हुकूमत पानी पाइपों के ज़रिए घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन फ़िलहाल तो शहर में सक्कों का राज है। एक सक्का तो कुछ दिनों तक मुल्क का बादशाह भी रहा है, लेकिन वो कहानी अलग है। तो ये बताऊंगा जी सक्का कौन है। ये
जो एक दिन का बादशाह बना था हिंदुस्तान का, जिसको निज़ाम सक्का भी कहते हैं, इसकी वजाहत मैं करूँगा तशरीह के दौरान। तो जैसा कि शाह अमानुल्लाह खान की बात की गई थी गुज़िश्ता सफ़े के आखिरी लाइन में, कि एक रोशन ख्याल बादशाह था, हुक्मरान था, जिसने दारुल अमान नामी बस्ती बसाई थी और वहाँ तक रेलवे लाइन भी बछाई थी। लेकिन बच्चा सक्का जिसका नाम हबीबुल्लाह खान था, उसने उस रेलवे लाइन को बिद्दत करार देकर उखाड़ फेंका था। ये बड़े अफसोस की बात है वैसे कि एक सहूलत को बिद्दत करार देकर फेंक दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, ये जाहलियत के सिवा कुछ नहीं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि उस जंग खुर्दा जो रेलवे है, या जो उसके स्लीपर हैं और टूटी फूटी बोगियां जो हैं, वो हमने एक झोंपड़ी के सामने देखी और एहसास हुआ कि उसकी आसार कदीमा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक ज़माने में किसी दौर में रेलवे स्टेशन था। फिर दरिया काबुल का तज़किरा तंज़िया अंदाज में किया है कि दरिया काबुल जो है उसमें चूँकि पानी बहुत ही कम था, इसलिए तंज किया है, और उसको दरिया कहने पर बड़े दरियाओं से माजरत भी चाहिए है, यानी सतलुज, सिंध, गंगा, जमुना, हवांगहू और यंगसी वगैरह जैसे अजीम दरियाओं से उन्होंने माजरत की है कि आप जैसे अजीम दरियाओं की मौजूदगी में इसको दरिया कहते हुए मुझे शर्म आ रही। अब तो खैर हमारे पाकिस्तान के दरियाओं में भी पानी नहीं है, अब तो इनको भी दरिया कहते हुए हमें शर्म आती है। फिर कहते हैं जी कि इतना कम पानी है कि उसका मुआवजा जो है कराची के गंदे नाले से किया है, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया है कि कराची के गंदे नाले में पानी ज़्यादा होता है और वहाँ बू भी जो है दरियाए काबुल के पानी की बू से कम होती है। फिर वो कहते हैं कि दरिया की गरीब नवाजी का उन्होंने नक्शा भी खींचा है कि बहुत ही कम पानी होता है, लेकिन जब कभी पहाड़ों पर बर्फ़ जो है पड़ती है और फिर पिघलती है तो दरियाए काबुल की नाताकती कुछ कम हो जाती है, यानी उसमें पानी आ जाता है। और यही गंदा पानी जो है, इसमें कुछ ख़वातीन कपड़े भी धोती हैं और यही प्यासों की प्यास भी बुझाता है, और इसी में जो कचरा है वो भी फेंका जाता है। तो बहुत बुरी हालत है जी दरिया काबुल की और अफ़गानिस्तान की जो बताई गई है। फिर पानी का तज़किरा किया गया कि पुराने शहर तक पानी की अदम फराहमी है, वहाँ तक पानी ले जाने का, ख़ास तौर पे साफ़ पानी ले जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। चंद एक हथी वाले नलके मौजूद हैं जो कि बहुत कम जगहों पर वो लगे हुए हैं, और कहीं पे कुछ नलके लगे हुए हैं जिनसे मोहल्ले वाले अपनी बारी में अपने घड़े और अपनी सुराहियाँ या जो बड़े साइज़ के सुराहे हैं उनको भर लेते हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि वो जो बड़ी बड़ी सुराहियाँ हैं वो उस तरह की सुराहियाँ हैं जिस तरह की सुराहियाँ फ़ारसी के शायर उमर ख़याम जो हैं उनकी रुबाइयात की तस्वीरों में हमें नज़र आती हैं। बहरहाल कहते हैं कि फ़िलहाल शहर में सक्कों का राज है, यानी सक्कों से मुराद जाहिल कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा सक्का भी अनपढ़ जाहिल गंवार था और एक सहूलत को बिदअत करार देकर उसने ख़त्म कर दिया। तो बाकी लोग भी वैसे ही हैं, जो जिस दौर में इब्न इंशा गए तो बाकी भी वैसे ही हैं जो कि आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करते, लिख पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। और आखिर में जो बात की गई है, एक सक्का की बादशाहत की अलग कहानी बयान की गई है कि कुछ दिनों तक मुल्क का बादशाह भी रहा है। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि हुमायूं जो मुग़ल बादशाह था, जब उसको शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी और उससे हिंदुस्तान का तख्त छीन लिया, तो हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा और रास्ते में दरिया जमुना जो है जब वहाँ से गुज़रने लगा तो उसके बहाव में डूबने लगा। लेकिन वहाँ पर एक माशकी का बेटा
मौजूद था जिसका नाम निज़ाम था। तो उसको निज़ाम सक्का भी कहते हैं, और सक्का का मतलब भी पानी पिलाने वाला या फिर माशकी कह सकते हैं आप। तो उस निज़ाम सक्का ने उसको डूबने से बचाया, उसकी मदद की। और फिर जब हुमायूं कई सालों बाद वापस आया और उसने दोबारा शेर शाह सूरी से हिंदुस्तान की सल्तनत और तख्त वापस लिया, तो उसने उसको उस निज़ाम सक्के को इनाम देना चाहा और मुंह मांगा इनाम देना चाहा। तो उसने कहा जी मैं हिंदुस्तान की हकूमत या यहाँ का बादशाह बनना चाहता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं 1 दिन के लिए हुमायूं ने उसको बादशाह बनाया, कुछ लोग कहते हैं 2.5 दिन के लिए उसको बादशाह बनाया, लेकिन ये हकीकत है कि उसको इनाम के तौर पर हिंदुस्तान का तख्त दिया गया और उस तख्त पर बिठाया गया। और चाहे 2.5 दिन ही सही, लेकिन उसने उस 2.5 दिन में उस जो है करेंसी को बदल दिया था। और उसने उन 2.5 दिनों में चमड़े के सिक्के या करेंसी जारी कर दी थी। और ये बड़ा एक मशहूर व मारूफ वाक़या है, इसको एक तलमी भी आप कह सकते हैं। तो आखिर में एक दाना का कौल जो है वो पेश करना चाहूँगा कि जाहिल और काहिल से किसी कामरानी की उम्मीद ना रखें। इसके अलावा एक और कौल, एक फ़िलासफ़र का कौल है कि तासुब जहालत की पैदावार है। तो अज़ीज़ तलबा, दरअसल इब्ने इंशा ने ये बताने की कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान की जो जहालत है, जो कि और तासुब जो है वो, और उसके साथ जो जो काहली है, वो उनको कामयाब नहीं होने देती। और आज भी अफ़गानिस्तान वहीं का वहीं है, जूं का तू है। आज से 100-150 साल पीछे है। वहाँ तरक्की बिल्कुल भी नहीं है, लोग पसमानदा हैं, गुर्बत है और बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। शायद उसकी वजह जंग भी है, जो कि वो जंग ज़दा रहा है और कई सालों तक रहा, बल्कि कई अशरों तक वो जो है दहाइयों तक वो जंग ज़दा रहा है। बहरहाल वजह जो भी है, ये याद रहे कि इसके साथ साथ वहाँ जहालत और तासुब भी बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि आज वो पसमानदा जो हैं वो पूरी दुनिया में पसमानदा रह गए हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर भी एख्तिताम पजीर हुआ, और उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना फ़ीडबैक भी देते रहा करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।